दृष्टिया इसके ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेखों प्रॉमिस एंड डिलीवरी ऑन इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन और कॉशंस ऑप्टिमिज्म ऑन द रेस फॉर वैक्सीन्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह जीएस पेपर 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करें। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। कोविड वैक्सीन, क्लिनिकल ट्रायल और चुनौतियां। कोरोना वायरस महामारी के कारण लोगों में जो संक्रमण फैला है उसके इलाज के लिए अभी तक कोई अचूक दवा तैयार नहीं हो सकी है। अभी तक फिजिकल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई के सहारे ही लोग इस संक्रमण से खुद को बचा रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया कोविड-19 के इलाज के लिए किसी दवा या वैक्सीन का इंतजार कर रही है। हालांकि दुनिया भर में 100 से ज़्यादा कोविड वैक्सीन पर काम किया जा रहा है और इसका परीक्षण जारी है। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक राहत वाली खबर आ रही है। यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा संचालित एक प्रायोगिक कोरोना वायरस वैक्सीन के शुरुआती परीक्षण के दौरान सैकड़ों लोगों में सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया यानी प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। दूसरे शब्दों में कहें तो ChAdOx1N-COVID-9 नामक यह वैक्सीन अब तक सफल साबित हुई है। हालांकि बाजार में कई और वैक्सीन हैं जो परीक्षण के दौरान बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें भारत की भी एक वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन। इसमें कोई दो राय नहीं कि वैक्सीन निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है और इसे तैयार करने में कई वर्षों का समय लगता है। कई चरणों में इसका परीक्षण होता है और फिर पूरी तरह सुरक्षित साबित होने के बाद ही लोगों के लिए इसे उपलब्ध कराया जाता है। इस मामले में कोविड-19 के लिए वैक्सीन का बाजार में जल्दी ही उतर जाने की संभावना है। ऐसे में सवाल इसके परीक्षण के दौरान आने वाली चुनौतियों को लेकर है। क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे फेज में मानव शरीरों पर वैक्सीन को आजमाया जाता है। इसमें व्यक्ति की सेहत और जिंदगी दोनों के लिए खतरा होता है। फिर सवाल मार्केट में इसकी बिक्री के लिए उपलब्ध होने को लेकर भी है। आइए इन कुछ बिंदुओं पर विचार करते हैं। सबसे पहले परीक्षण के दौर में शामिल कुछ वैक्सीन्स पर नजर डालते हैं। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया, कोविड वैक्सीन को बनाने में सफलता को लेकर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का दावा सबसे मजबूत लग रहा है। इस विश्वविद्यालय ने वैश्विक स्तर पर ChAdOx1N-COVID-9 नामक वैक्सीन के निर्माण के लिए ब्रिटेन स्थित एस्ट्राजेनेका नामक दवा निर्माता कंपनी के साथ करार किया है। एस्ट्राजेनेका ने पुणे स्थित अडार पूनावाला की अगुवाई वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ भारत में इस वैक्सीन के निर्माण के लिए साझेदारी की है। वैक्सीन ने प्रारंभिक मानव परीक्षण में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं और अब बड़े परीक्षणों में जाने के लिए तैयार है। एस्ट्राजेनेका ने जहां इस वैक्सीन की 2 अरब खुराक बनाने की प्रतिबद्धता जाहिर की है, वहीं सीरम ने 1 अरब खुराक बनाने की संभावना जताई है। जुलाई 2020 में लांसेट नामक प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल में प्रकाशित शोध के मुताबिक वैज्ञानिकों ने अपने परीक्षण में पाया कि यह प्रायोगिक वैक्सीन 18 से 55 वर्ष की आयु के लोगों में एक दोहरी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। इस वैक्सीन के उपयोग से परीक्षण में शामिल लगभग सभी लोगों में एक अच्छी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया देखने को मिली है। ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने सबसे पहले अप्रैल 2020 में लगभग 1000 लोगों पर इस वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया था, जिनमें से आधे लोगों को इस वैक्सीन के टीके दिए गए थे। अमूमन शुरुआती परीक्षणों का मकसद इस बात का पता लगाना है कि वैक्सीन कितना सुरक्षित है, लेकिन इस परीक्षण के दौरान इस बात का भी अध्ययन किया जा रहा है कि यह वैक्सीन किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करती है। इस परीक्षण के दौरान लोगों को 4 सप्ताह के अंतराल पर इस वैक्सीन की 2 खुराक दी गई। परीक्षण के दौरान पाया गया कि वैक्सीन लोगों में प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रेरित या सक्रिय कर रही है। व्यक्ति को यह वैक्सीन दिए जाने के बाद उसमें लगभग 56 दिनों तक यह मजबूत एंटीबॉडी और टी सेल प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक संक्रमण को रोकने में टी सेल की भूमिका बहुत ही अहम है। टी सेल एक प्रकार की WBC यानी श्वेत रक्त कोशिका होती है जो कि मानव प्रतिरक्षा प्रणाली का एक भाग है। यह बोन मैरो में स्टेम सेल से विकसित होती है। यह शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। इस वैक्सीन के अलावा दुनिया में कई और वैक्सीन होड़ में शामिल हैं। इनमें अमेरिका स्थित मॉडर्ना नामक एक फर्म की वैक्सीन के भी आशाजनक परिणाम आए हैं। दरअसल यह मानव परीक्षण शुरू करने वाली पहली फर्म है जो US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के सहयोग से इस वैक्सीन पर काम कर रही है और इसका नाम है
mRNA-1273। ऑक्सफोर्ड की तरह मॉडर्ना भी परीक्षण का दूसरा चरण पूरा कर चुकी है और अब तीसरे चरण में है। इन सब के बीच भारत की स्वदेशी वैक्सीन के बारे में भी जानना जरूरी है। भारत में भी भारत बायोटेक द्वारा कोवैक्सीन नामक वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। आइए जानते हैं वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया क्या है। दरअसल वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया एक जटिल और दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है। इसमें कई चरण होते हैं। अमूमन हम वैक्सीन के पहले, दूसरे और तीसरे ट्रायल की बातें सुनते रहते हैं। ये ट्रायल्स उन्हीं प्रक्रियाओं का एक चरण है। इसमें कई चरण शामिल होते हैं जो शोध एवं अनुसंधान से प्रारंभ होकर विनिर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण और बिक्री व वितरण तक चलते हैं। वैक्सीन के बाजार में उतरने से पहले उसे कई चरणों से होकर गुजरना होता है। इसे अमूमन ड्रग अप्रूवल प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस के तहत क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्लाई करना और फिर उसका क्लिनिकल ट्रायल कराना, बाजार में दवा को उतारने के लिए आवेदन करना और पोस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी जैसे कई चरण आते हैं। शोध और अनुसंधान चरण में वैज्ञानिक प्राकृतिक और कृत्रिम एंटीजन की पहचान करते हैं जो किसी भी बीमारी की रोकथाम में मदद कर सकता है। इसके बाद एंटीजन का सिंथेसिस कर प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को प्रेरित करने का कार्य किया जाता है। इस चरण में रोगाणुओं की वृद्धि और उनका संग्रह या उस रोगाणु से DNA तकनीक से निर्मित प्रोटीन का निर्माण करना जैसी प्रक्रिया शामिल है। इसके बाद प्री क्लिनिकल या पूर्व नैदानिक चरण आता है। इसमें कोशिका संवर्धन प्रणाली का उपयोग किया जाता है और इसका जंतुओं पर परीक्षण किया जाता है। परीक्षण के क्रम में चूहों, बंदरों और खरगोश इत्यादि पर टीके का प्रयोग किया जाता है। इस चरण में यह पता चलता है कि वैक्सीन से जंतु या पौधे में प्रतिरोधी क्षमता पैदा हो रही है या नहीं। अगर प्रतिरोधी क्षमता पैदा होती है तो वैज्ञानिक क्लिनिकल ट्रायल में जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल वैक्सीन को विकसित करने का सबसे अहम चरण होता है, क्योंकि जानवरों पर परीक्षण के बाद इस चरण में मानव पर प्रतिरोधी क्षमता का परीक्षण किया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल में 3 फेज होते हैं। पहले फेज में वैक्सीन का इस्तेमाल लोगों के छोटे समूह, लगभग 20 से 80 लोगों पर किया जाता है। इसमें यह जानने की कोशिश होती है कि वैक्सीन का प्रभाव मानव शरीर पर किस तरह से पड़ रहा है। दूसरे फेज में लोगों की तादाद में इजाफा किया जाता है और इसकी संख्या 100 या उससे अधिक होती है। इसमें वैक्सीन की अनुकूल तथा प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता का विश्लेषण किया जाता है। इस अवस्था में सभी आयु वर्ग के लोगों को शामिल करने की कोशिश की जाती है। तीसरे फेज में कई हजार लोगों के समूह पर वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है। इसका मकसद बड़ी आबादी पर वैक्सीन के असर का आकलन करना है। इस अवस्था में वैक्सीन के दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। जब यह पता लग जाए कि परीक्षण के सभी मकसदों को हासिल कर लिया गया है तो इसे नियामकीय समीक्षा यानी रेगुलेटरी रिव्यू के लिए भेजा जाता है। नियामकीय समीक्षा व अनुमोदन के चरण में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा वैक्सीन परीक्षण के सभी चरणों की समीक्षा की जाती है। अगर यह नई दवा सभी मानकों पर खरी उतरती है तब जाकर इसके लिए लाइसेंस जारी किया जाता है। लेकिन अगर यह सभी मानकों पर खरी नहीं उतरती तो इसे रद्द कर दिया जाता है। भारत में किसी नई दवा के लिए अगर लाइसेंस हासिल करना है तो कई मानकों का ध्यान रखना होता है। ये सभी मानक औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियम 1945 के तहत आते हैं। इसके बाद वैक्सीन के विनिर्माण का काम शुरू कर दिया जाता है। वैक्सीन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए समय समय पर वैज्ञानिकों तथा विनियामक प्राधिकरणों के माध्यम से गुणवत्ता परीक्षण का कार्य किया जाता है। अब सवाल है कि वैक्सीन निर्माण के समक्ष किस तरह की चुनौतियां हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया, वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया के दौरान क्लिनिकल परीक्षण वाला फेज बहुत अहम है। इसकी एक वजह यह भी है कि इसमें मानव शरीर पर भी दवा का परीक्षण किया जाता है, जिसमें मानव जीवन को खतरा रहता है। दरअसल भारत में क्लिनिकल परीक्षण से संबंधित स्पष्ट व कारगर नीति के अभाव में कई अनियमितताएं देखने को मिलती हैं। यही कारण है कि भारत में स्वदेशी वैक्सीन को कथित तौर पर 15 अगस्त तक तैयार करने के निर्देश पर विवाद हो गया था। अप्रैल 2013 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पिछले 7 सालों में पूरे देश में 475 क्लिनिकल ट्रायल के दौरान लगभग 2644 लोगों की मृत्यु हो गई। भारत में नैदानिक परीक्षण से संबंधित सबसे बड़ी समस्या नियामकीय विफलता है। आय की पूरकता के लिए वॉलंटियर्स की बड़ी संख्या स्वेच्छा से नैदानिक परीक्षणों में भाग लेती है।
बेहतर नियामकीय ढांचे के अभाव में वॉलंटियर्स की सेहत से जुड़े कई ज़रूरी आंकड़ों व तथ्यों की उपेक्षा कर दी जाती है, जो न केवल वॉलंटियर्स की सेहत के लिए खतरा पैदा करती है बल्कि परीक्षण के आंकड़ों पर भी सवालिया निशान लगाती है। दूसरी समस्या अनैतिक नैदानिक परीक्षण से संबंधित है, जिसमें नकली दवाओं व उपकरणों की जांच के लिए दवा कंपनी व डॉक्टरों की मिलीभगत होती है। इसके चलते रोगियों व वॉलंटियर्स से सच्चाई छुपाई जाती है, जिसका बुरा असर उनकी सेहत पर पड़ता है। कई बार नैदानिक शोध संस्थानों द्वारा लोगों की वित्तीय ज़रूरतों और अज्ञानता का लाभ उठाकर उनका शोषण भी किया जाता है। इस प्रकार की अनियमितताओं से संबंधित कई उदाहरण हाल के वर्षों में प्रकाश में आए हैं। 2009 में HPV टीके के लिए 24,000 लड़कियों को नामांकित किया गया था। बाद में जांच में पता चला कि इनको झूठी जानकारियां दी गई थीं। इसके अलावा कोविड वैक्सीन को समय पर लाना भी एक चुनौती है। दुनिया भर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और इसमें लगातार इजाफा ही होता जा रहा है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर बढ़ते मामलों के बीच बिना किसी वैक्सीन के इस बीमारी को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती होगी। वैक्सीन के अनुमोदन के बाद जल्दी ही पूरी आबादी को वैक्सीन मुहैया कराना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि केवल भारत में ही 1 अरब से ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होगी। ऐसे में वैक्सीन निर्माता कंपनियों के सामने जल्दी ही अरबों खुराक वैक्सीन को तैयार करने की चुनौती है। अब सवाल है कि आगे की राह क्या हो। किसी दवा को प्रक्रियाओं से गुजारने का मकसद लोगों के जीवन को सुरक्षित करना है। यह सुनिश्चित करना है कि दवा का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव लोगों पर न पड़े। दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल इसलिए भी ज़रूरी है कि क्लिनिकल रिसर्च को देश में प्रोत्साहित किया जाए। कोविड-19 से सुरक्षा के लिए वैक्सीन को अंतिम विकल्प बताया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित वैक्सीन अगर आगे सभी परीक्षणों में कामयाब रहता है तो कोरोना संक्रमण को रोकना आसान हो जाएगा। इससे उम्मीद तो ज़रूर जगी है, लेकिन इस वैक्सीन को मार्केट में उतरने में अभी लंबा समय लग सकता है, क्योंकि यह अभी अपने सबसे अहम क्लिनिकल ट्रायल में है। लिहाजा लोगों को विशेषज्ञों की सलाह को मानते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता जैसे नियमों का पालन करना चाहिए और इस महामारी के प्रसार को रोकने में अपना योगदान देना चाहिए। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, एक वैक्सीन को निर्माण की किन किन चरणों से गुजरना होता है? वैक्सीन के नैदानिक परीक्षण से संबंधित चुनौतियां क्या हैं? चर्चा कीजिए।